Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the ideas about the origin of life. Let's start. Students, origin of life according to the concept of evolution. कि evolution क्या कहती है कि दुनिया में on the face of the earth ये जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है. So dear students, the evolutionists believe that the first living being on the face of the earth were a group of prokaryotes. और prokaryotes आपको पता है, these are the organisms which lack nucleus, which lack membrane-bounded organelles. Clear? So they were the group of prokaryotes जिनको कहते हैं archaeobacteria, or which are also called as ancient bacteria, or which are also known as archaea. Clear? आपको याद है चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हार्श कंडीशंस में रहते हैं. सो दे वर द आर्कियोबैक्टीरिया. ये इतने गर्म पानी के अंदर रहते हैं जिसमें हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते. सो द 3.5 बिलियन ईयर्स गो द फर्स्ट लिविंग बीइंग originated on the earth in hot water springs called as hydrothermal vents. वेंट कहते हैं ज़मीन के अंदर किसी एक जगह को, ठीक है, वेंट. सो हाइड्रो मीन्स वाटर, थर्म मीन्स हीट. सो गर्म पानी के जो ऐसे चश्मों के टाइप के वो बीच में ज़मीन के अंदर ऐसे जगह थी, वहाँ से पहली जो लाइफ है अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है. I do not believe in this concept. I believe in the theory of special creation. I am a creationist, but as per our syllabus, we have to read it and to understand their point of view as well. So ये MCQs के लिए मार्क करेंगे. 3.5 billion years ago पहला प्रोकैरियोट या पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑन द फेस ऑफ द अर्थ जो है वो पाया गया, और दैट वाज अ प्रोकैरियोट. याद रखिए कहाँ पर था. दैट वाज इन द हॉट वाटर स्प्रिंग्स जिनको हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स. थ्रू स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. अब देखिए ज़रा, दिस इज़ वेरी वेरी इलॉजिकल, आई थिंक सो, कि खुद से ही वो स्पॉन्टेनियस आपस में रिएक्शंस हुए और उससे पहला प्रोकैरियोट बन गया. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक जिस यही तो वो आइडिया जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद ब खुद ही नॉन लिविंग थिंग्स से बन जाते हैं. सो दैट इज़ नॉट दैट करेक्ट. मतलब कि ये वो पॉइंट नहीं है कि खुद स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हुए उस हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, उन हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, और वहाँ से जो पहला जो ऑर्गेनिज्म है, द फर्स्ट लिविंग बीइंग, पहला दुनिया का अजीवित, वो पैदा हो गया, खुद ब खुद ही पैदा हो गया. ठीक है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल. खैर, एनीवेज वी हैव टू respect their point of views. This hypothesis is called vent hypothesis. इसको कहते हैं वेंट, कि दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आया, और दैट वाज अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स. और उनको क्या कहते हैं, आर्कीबैक्टीरिया. आपको पता है ना कि आर्कीबैक्टीरिया दे कैन टॉलरेट द टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस. 120 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है ये बर्दाश्त कर सकते हैं. क्लियर. So they can tolerate up to 120 degrees Celsius temperature. Clear? So वहाँ पर तकरीबन इतना टेम्परेचर मौजूद होता है. Anyways, so according to evolutionist उनका एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि शुरू में जब ये अर्थ अपने मार्ज़ वजूद में आती, when the earth came into being, सो इसका जो एनवायरनमेंट था, इसका जो एटमॉस्फेयर था, दैट वाज रिड्यूसिंग मतलब कि इसमें ऑक्सीजन नहीं थी. सो इसमें देयर वाज विदाउट द ऑक्सीजन. इसमें इट वाज वेरी हॉट एंड इट वाज ओजोनलेस. इसमें कोई ओजोन जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, द पॉइजनस ब्लूइश कलर्ड गैस विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर एटमॉस्फेयर, और वो हमें वहाँ पर
सूरज की रोशनी को आमतौर पर वो फ़िल्टर करके भेजती है, तो उनके हिसाब से शुरू का जो एनवायरनमेंट था वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, वो टोटल रिड्यूसिंग था, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं थी। इसी वजह से ऑक्सीजन ना, क्योंकि ओजोन किससे बनती है, वो तो ऑक्सीजन के 3 एटम से बनती है, तो ऑक्सीजन नहीं थी तो ओजोन भी नहीं थी। इस वजह से वो बहुत हॉट था और सूरज की रोशनी डायरेक्टली वो पड़ती थी ज़मीन के ऊपर अलॉन्ग विद द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, सो दैट इज़ वाई देयर वाज little or no life possible on the face of the earth. Clear? So the early atmosphere of the earth was reduced, means without oxygen, hot and ozoneless. Early prokaryotes were absorptive heterotrophs. इसको MCQ के लिए प्लीज मार्क कर लीजिए। जो शुरू के जो प्रोकैरियोट्स थे, they were absorptive heterotrophs, यानी कि एब्जॉर्प्शन के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे और वो हेट्रोट्रॉफ थे, मतलब अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकते थे। फिर उसके बाद देन द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स वर केम इनटू एग्जिस्टेंस। और आपने पढ़ा हुआ द कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफ है, हम बात करें ऑटोट्रॉफ्स की, विच यूज नाइट्रेट्स एंड अमोनिया एंड सल्फर, ठीक है, ये उसको इस्तेमाल करते हैं और अपने जो है वो अपनी एनर्जी को इनमें से ट्रैप करते हैं एंड दे मेक देयर ओन एनर्जी। आपने पढ़ा हुआ ना क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ में 2 तरह के ऑटोट्रॉफ हैं, एक फोटोसिंथेटिक और एक कीमोसिंथेटिक। तो ये उस कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? सो द पहले एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ आए, फिर उसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स आए, और द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली यूज्ड, वो कहते हैं कि जो सबसे पहला फोटोसिंथेटिक, उसके बाद फिर क्या आते हैं, कीमोसिंथेटिक के बाद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो जो पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था दैट प्रोबेबली यूज्ड H2S, उसने क्या यूज़ किया, H2S को यूज़ किया, हाइड्रोजन सल्फाइड को। अब हाइड्रोजन सल्फाइड को क्यों यूज़ करा फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि उसको हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन किसके लिए चाहिए, आपने पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस में फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और इनटू शुगर्स। सो शुरू के जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे दे यूज द H2S एंड इन रिटर्न वो हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके क्या करते थे, सल्फर को रिलीज़ करते थे एनवायरनमेंट में। सो इस वजह से जो एनवायरनमेंट था वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं रहा, मतलब नहीं बना शुरू का एनवायरनमेंट। लेकिन फिर उसके बाद लेटर ऑन जब उन्होंने वाटर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, व्हेन दे यूज द वाटर को एज अ हाइड्रोजन डोनर इस्तेमाल किया, तो वाटर के पास H2O ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाज स्टार्टेड लिबरेटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की एग्रीगेशन से, उसकी एक्यूमुलेशन से क्या हुआ कि वो एटमॉस्फेयर चेंज होना शुरू हो गया फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग। So that is what we do. What is written in our book. The first photosynthetic organism probably used H2S. इसको MCQ के लिए मार्क करें। The first photosynthetic organisms. First, clear? So H2S as hydrogen donor for the reduction of carbon dioxide into carbohydrates or the sugars, and later on the water served the same, and oxygen liberated by the photosynthetic organisms started to accumulate in the atmosphere. अब फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एंड द ओजोन फॉर्म्ड, फिर आहिस्ता आहिस्ता ओजोन बनना शुरू हो गई, उसने सूरज की रोशनी को फिल्टर करना शुरू कर दिया, दैट फिल्ट्रेटेड द यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट आहिस्ता आहिस्ता किस में चेंज हुआ, द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट स्टार्टेड चेंजिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी है बाय यूजिंग वाटर। सो वाटर का जो बाय प्रोडक्ट है, इसका फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब एनवायरनमेंट में रिलीज हुई अकॉर्डिंग टू देम ऐसा हुआ। सो फिर अबाउट 420 मिलियन ईयर्स को 420, सो MCQ इसके लिए मार्क कर लें, ठीक है, अबाउट 420 मिलियन ईयर्स को देयर वाज एनफ प्रोटेक्टिव ओजोन हैड बिल्ट टू मेक द लाइफ पॉसिबल। अब इतनी वो ओजोन बिल्टअप हो चुकी थी अपर एटमॉस्फेयर में अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट कि अब वो यहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल है। अब उसने सूरज से आने वाली जो डायरेक्ट रोशनी है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं उनको फिल्टर करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने बसना शुरू कर दिया। इसको भी MCQ के लिए मार्क कर लीजिए। क्लियर? चलें,
अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि हाउ द प्रोकैरियोट्स कन्वर्टेड इनटू यूकैरियोट्स अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को बयान करने के लिए हमारे पास दो तरह की थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में कन्वर्शन हुई। यही वो ख़ुद भी बताते हैं, मतलब कि जो एवोल्यूशनरिस्ट हैं वो ख़ुद बताते हैं विच बिलीव इन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो दो थ्योरीज हैं, एक है एंडोसिम्बियंट थ्योरी और दूसरी है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। तो पहले देखते हैं एंडोसिम्बियंट थ्योरी। एंडो मीन्स इनसाइड, सिम्बियंट सिम्बायोसिस पढ़ा हुआ, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स विच बेनिफिट ईच अदर। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अच्छा सबसे पहले तो इसमें मार्क वाले एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया में पहला यूकैरियोट दैट केम इनटू बीइंग वाज 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। पहला प्रोकैरियोट कब आया? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और पहला यूकैरियोट कब आ रहा है? अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्लियर? तो यूकैरियोटिक सेल्स, आप ये थ्योरी देखें कैसी कहानी घटते हैं। The eukaryotic cells might have evolved when a large anaerobic amoeboid prokaryote, anaerobic means without oxygen, जो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करता, एक बहुत बड़ा एमीबॉइड प्रोकैरियोट है और उसने क्या किया? इंजेस्ट किया किसको? एक छोटे से एरोबिक बैक्टीरिया को, और फिर उसको डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि क्या किया? उसको अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया, उसको स्टेबलाइज कर लिया। So, what a theory. So, the eukaryotic cells might have evolved when a large anaerobic amoeboid prokaryote ingested small aerobic bacteria and stabilized them instead of digesting. उनको digest करने के बजाय क्या किया? उसको बॉडी में stabilize कर लिया, मतलब कि उसको कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है बैठे रहो तुम चुप करके यहाँ पे। So, this kind of theory is known as endosymbiont hypothesis, जो कि पहली दफ़ा प्रेजेंट किया था लिन मार्गुलिस ने। यह भी एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लें। सो ये एंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस है कि बड़े से एमीबॉइड प्रोकैरियोट ने छोटा सा एरोबिक बैक्टीरिया खाया, उसको हजम नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि उसको अपने बॉडी का हिस्सा बना लिया, उसको स्टेबलाइज कर लिया, और बाद में चल के वही एरोबिक बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट होता है? इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। वाओ! So according to the hypothesis, the aerobic bacteria developed into mitochondria. इसको भी हमसे कुछ क्लेम मार्क कर लीजिए। Which are the sites of aerobic respiration? और आपको पता है कि हमारी जितनी भी aerobic respiration होती है, the oxidation of fatty acid, मतलब पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर क्रेब्स साइकिल, वो उसका चलना, एंड फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड FADH2 एंड ATP दैट आल्सो टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे उनको चढ़ा कर उनसे ATP में कन्वर्ट करना, दैट आल्सो टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ फिर एक और कहानी आई कि जो एमीबॉइड सेल है उसकी वो दुम भी है, ठीक है, वो फ्लैजिला है। फ्लैजिला वो कहते हैं जो वाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, मे हैव अराइजन। वो कैसे आया है, कैसे बना है कि हो प्रोबेबली जो वो एमीबॉइड सेल था जिसने पहले इसको खाया, उसको एरोबिक बैक्टीरिया को छोटे से, और फिर उसको अपने बॉडी का हिस्सा बना लिया, और फिर बाद में उससे माइटोकॉन्ड्रिया बना। तो अब उसने क्या किया? एक स्पायरोकीट की तरह के जो है वो एंसेस्टर थे, उनको खाया, उसको भी डाइजेस्ट नहीं किया, और फिर उसको अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया। तो फिर उससे क्या हुआ कि उसके वो स्पायरोकीट, चूँकि ऐसे स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया होती है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या बन गया? इट कन्वर्टेड इनटू फ्लैजिला। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने एक और काम किया। उसी एमीबॉइड प्रोकैरियोट ने क्या किया कि एक जो है वो साइनोबैक्टीरिया को खा लिया। अब किसको खा रहा है वो? साइनोबैक्टीरिया को, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया, और फिर उससे क्या बाद में जाकर क्या बना? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? सो इसी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी है कि न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, दे आर नोन एज द ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बियंट थ्योरी, ठीक है, दे आर द ऑर्गेनल्स ऑफ एंडोसिम्बियंट ऑरिजिन। ये सिम्बियोटिक ओरिजिन के ऑर्गेनल्स हैं जो वो असल में पढ़ते आ रहे हैं ना, द ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वो इसी तरह से ही हैं,
वो इसी तरह से बने हैं, ठीक है। चले अब इसको मार्क कर लेते हैं। द फ्लैजिला द वाइप लाइक स्ट्रक्चर मे हैव अराइजन वाया इंजेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स सिमिलर टू स्पायरोकीट्स, and the ingestion of cyanobacteria led to the endosymbiont development of chloroplast. Wow, that's great. So that is called as the endosymbiont theory. जी तो dear students, the organelles of symbiotic origin are mitochondria and chloroplast. According to the endosymbiont hypothesis or endosymbiont theory. उसके पीछे कुछ लॉजिक्स पेश करते हैं वो कि एंडोसिम्बियोटिक यानी कि ये बैक्टीरिया के अंदर ही आगे रहे और वगैरह वगैरह। उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। एक तो ये दैट हैव देयर ओन डीएनए। आपने पढ़ा हुआ है इसमें चैप्टर नंबर 4 में कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए, और ये जो उनसा प्रोकैरियोट है, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसके पास भी यानी कि बैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की, उनके पास भी अपना डीएनए है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, दे हैव राइबोसोम्स। आज के डेट में हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम्स हैं, इसके पास क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपने राइबोसोम्स हैं, मींस देयर इज सम प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो राइबोसोम्स का जो साइज है दैट इज 70s, यू नो वेरी वेल, ठीक है, और ये मैच करता है विद द माइटोकॉन्ड्रियल, क्लोरोप्लास्ट एंड द बैक्टीरियल राइबोसोम साइज, जो किसमें कॉमन है, दैट इज कॉमन in mitochondria and chloroplast, उसमें भी सेम 70s ribosomes and bacteria and bacterial cell। तो इस वजह से ऐसा समझते हैं कि शायद वो बैक्टीरिया से आगे इनके वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से ये आगे इवॉल्व हुए। तो 2 बातें, एक तो इनका अपना डीएनए, दूसरा इनके राइबोसोम्स का जो साइज है, और तीसरी बात, द थर्ड थिंग इज द सिंथेसिस ऑफ ओन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स तो थोड़े बहुत एंजाइम्स हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस में एंजाइम्स इस्तेमाल होने वो क्लोरोप्लास्ट में बनते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया, उसमें जो रेप्लिकेशन करनी है, उसके अंदर जो लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा, तो उसके एंजाइम्स वहाँ बनते हैं, वहाँ प्रोटीन्स भी बनती हैं। तो ये 3 कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलर हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि जो बैक्टीरिया से आगे एवोल्यूशन हो रही है, बैक्टीरियल और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनके सेम साइजेस होने की वजह से, कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये उनके एंसेस्टर्स हैं यूकैरियोट्स के, क्योंकि उनके माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि इनमें अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से, अभी मैं आपको उसकी वो डायग्राम से समझाता हूँ कि जो उनसे ये एंडोसिम्बियंट थ्योरी है, दैट इज़ अ प्रोकैरियोट एमीबॉइड होस्ट। ये एमीबॉइड होस्ट हमारा, ठीक है जी, दिस इज एमीबॉइड होस्ट विच इज अ प्रोकैरियोट, ठीक है। और इसने क्या किया जी, इसने इंजेस्ट किया, ही इंजेस्टेड द एरोबिक बैक्टीरिया, इसने एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया एंड बिकेम
और क्या बन गया, उसने बाद में इसको लाइक दिस, सो इस तरह से। अब इसके अंदर आ गए हैं जी इसके ये बैक्टीरिया, इसको स्टेबलाइज कर लिया, इसको खाया नहीं है, ठीक है, इसको खाया नहीं, इसको डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि इसको स्टेबलाइज कर लिया। फिर उसने क्या किया, अब की बार इसने क्या खाया, स्पायरोकिड्स को। These are the spirochetes. Spirochetes, the spiral shaped bacteria. This is aerobic bacteria. ठीक है, स्पायरोकिड्स को खाया तो उसके अंदर क्या डेवलप हुआ, द फ्लैजिला। ये देखें, ये फ्लैजिला डेवलप हो गया। तो ये इसमें आ चुका है पहले एरोबिक बैक्टीरिया खा के। अब ये क्या होता है, एक और चीज़ को इंजेस्ट करता है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। दीज आर साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। सो इसको इंजेस्ट करता है। तो जिस होस्ट ने, जिस अमीबॉइड होस्ट ने इसको इंजेस्ट किया वो ऑटोट्रॉफ बन गया, जिसने इंजेस्ट नहीं किया वो हेटरोट्रॉफ बन गया। क्लियर? तो ये इनके वो फ्लैजिला, ये इनके पास वो माइटोकॉन्ड्रिया, और ये खाने के बाद अब वो बन चुका है, ये देखिए ऑटोट्रॉफ। तो ये ऑटोट्रॉफ बन गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ, दिस इज amoeboid, this is amoeboid host containing mitochondria। तो इस तरह से जब माइटोकॉन्ड्रिया बना है, नाइस। और दिस इज द amoeboid host containing flagella, ये जिसका फ्लैजिला, ठीक है, और ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं। एंड दिस इज द heterotrophic eukaryotic cell, ये heterotrophic eukaryotic cell है। and this one is the autotrophic eukaryotic cell। so this is what we called as endosymbiont theory। ठीक है, ये सारी वही है। अब एक और थ्योरी मैंने बताया आपको कि दो थ्योरीज है, इसको पेश करते हैं कि किस तरह से जो है वो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने। द सेकंड थ्योरी इज membrane invagination theory। वो क्या कहती है भाई, वो भी सुन ले जरा, वो भी बात सुन लें इनकी। तो उनके हिसाब से दिस इज a prokaryotic cell, this is prokaryotic cell। और ये रहा जी इसके पास इसका जीनोम। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने जीनोम को पहले किया कॉपी, 3-4 जगह उसने कॉपी कर लिया जी। ये देखें जी, सो इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, हियर इज द कॉपीइंग ऑफ जीनोम। और फिर उसके बाद क्या किया, जिसने अपनी मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको इन्वेजिनेट कर लिया। और वो देखें जी किस तरह से इन्वेजिनेशन हो रही है।
एक तो ये जी, और दूसरा ये जी क्लोरोप्लास्ट बनने वाला है माशाल्लाह से। और फिर ये जी माशाल्लाह से न्यूक्लियस बनने वाला। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जीनोम जब डिवाइड हुआ, जो कॉपी होने के बाद जब डिवाइड हुआ, तो यही आगे मेम्ब्रेन जब इन्वेजिनेट हुई तो अब ये क्या बन गए, यूकैरियोटिक सेल। इससे क्या बन गया जी, क्लोरोप्लास्ट। दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। और इससे बन गया जी माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। और इस वाला से भाई जी बन गया है ये इसका न्यूक्लियस। सो दिस इज द न्यूक्लियस। और इनके ऊपर डबल डबल मेम्ब्रेन चढ़ चुकी है। इस तरह से एक ये हाइपोथेसिस है। जी बच्चों, कैसी लगी आज की फेरी टेल? सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द स्टेप ए, द प्रोकैरियोटिक सेल, द होस्ट। और फिर उसके अंदर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, इसमें जीनोम कॉपी हो रहा है। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है जी, दिस इज द थर्ड स्टेप, देयर इज द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू देम जो दूसरे जीनोम थे वो रिड्यूस हो गए। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो जीनोम है वो रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि जो न्यूक्लियर जीनोम होता है वो वैसे ही रहता है, बड़ा ही रहता है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, कॉपिंग ऑफ जीनोम की वजह सी। और अल्टीमेटली नाउ द डबल membrane bounded organelles formed। और इसके हिसाब से दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, और दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से एक प्रोकैरियोटिक सेल किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सो दिस इज द फोर्थ स्टेज। तो एक ये भी हाइपोथेसिस है, जैसे मर्जी कहानी सुना लो, लेकिन समझ से बाहर है, ऐसा नहीं ऐसा। तो थोड़ी थोड़ी लॉजिक्स जो आप बताने की कोशिश तो कर रहे हैं, समझ में आती हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं पॉसिबल है जिस तरह से ये बताते हैं। सो आई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री विद दिस काइंड ऑफ थ्योरीज। सो इसी वजह से ये लॉज नहीं बने, ये आगे प्रपोज नहीं किए गए, बिकॉज ऑफ अलॉट ऑफ कि भाई उसने पे अमीबॉइड होस्ट था, उसने इसको खाया, डाइजेस्ट नहीं किया, उसको अपना हिस्सा बना लिया, उससे माइटोकॉन्ड्रिया बनवा लिया, फिर स्पायरोकीट को खाया, उसको हजम नहीं किया, अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया, फिर उससे फ्लैजिला बना लिया, फिर जी साइनोबैक्टीरिया खाया और फिर उसको हजम नहीं किया बल्कि अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया और उससे क्लोरोप्लास्ट बन गई। सो गुड। और ये थ्योरी भाईजान कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन इमेजिनेशन किस तरह से हुई है कि पहले ये सादा प्रोकैरियोटिक होस्ट है, उसका जीनोम कॉपी होता है मुख्तलिफ जगहों पे, और फिर वो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है और इन जीनोम को अपने अंदर समेट लेती है। इन दोनों का जो जीनोम है वो रिड्यूस हो जाता है, जो न्यूक्लियर जीनोम होता है वो उतना ही रहता है, लार्ज रहता है, और अल्टीमेटली जब वो इनके गिरद से डबल लेयर चढ़ जाती है तो ये वाला जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस बन जाता है। सो दिस इज हाउ द प्रोकैरियोट्स कन्वर्टेड इनटू यूकैरियोट्स। उसके बाद there is another concept regarding to which is called as the inheritance of acquired characteristics
which is also known as Lamarckism. Lamarckism. So यहाँ पर हम Lamarck की थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ Lamarck. So Lamarck इसका पूरा नाम वैसे जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क है. क्लियर? His full name is Jean Baptiste D. Lamarck, जो मुझे मालूम है. So he presented his theory of evolution in 1809. और ये वो सन है, ये वो साल है जबकि डार्विन साहब पैदा हो रहे हैं. So in 1918, the year Darwin was born. Clear? वो तशरीफ़ लाए दुनिया में और उस साल ये प्रेजेंट करें. देखें कितना बड़ा गैप है, लेकिन उसके बावजूद फेमस जो है वो डार्विन साहब हैं. खैर, लेट्स से तो लेमार्क साहब जो हैं इन्होंने ये एक चीज़ से कायल है कि जो इनहेरिटेड करैक्टर्स होते हैं वो आगे नस्लों में मुंतकिल होते हैं. तो लेमार्किज्म के दो मेजर पॉइंट्स हैं. सो इट हैज़ गॉट टू मेजर पॉइंट्स. इट्स थ्योरी इज बेस्ड अपॉन two major points. और वो दो मेजर पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1 is use and disuse of organs. So इनके हिसाब से जो organs इस्तेमाल होते हैं और in order to compete और cope with the environment, वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं. और जो environment इस्तेमाल, जो organs environment के एतबार से इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब कि ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है? So according to this point, the organs used to cope the environment become stronger and bigger. पहला पॉइंट तो ये. और फॉर एग्जाम्पल the biceps of blacksmith and the neck of giraffe. क्लियर? तो इनके हिसाब से दुनिया में घास ख़त्म हो गई और फिर देखें ज़रा, दुनिया से घास ख़त्म हो गई तो जिनसे जिराफ थे छोटे छोटे साइज़ों के थे, जैसे बकरी का साइज़ होता है ना, उस साइज़ के थे, उसी साइज़ के थे. तो घास ख़त्म हो गई तो अब दरख्त बच गए. तो दरख्तों के साथ ऐसे टांगें ऐसे करके और गर्दन थोड़े से लंबी करके वो पत्ते तोड़ते थे. तो इस चक्कर में क्या हुआ कि उनकी गर्दन लंबी होती गई और फिर वो दिस इज़ हाउ इस अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए उन्होंने ऐसे गर्दन लंबी की, साथ में जैसे जैसे वो अपनी टांगों को ऊपर करते थे तो उनकी ये टांगें भी लंबी हो गई. और आज जो प्रेजेंट फॉर्म जिराफ है जो कि इतने हाइट वाला है, वो बकरी के साइज़ का था. सो दैट इज़ व्हाट द लेमार्क वांटेड टू एक्सप्लेन कि उसने अब एनवायरनमेंट को कोप करने के लिए अपने ऑर्गन्स को इस्तेमाल किया, अपने नेक को स्ट्रेच किया और वो स्ट्रेच होती गई और अगली नस्लों में मुंतकिल हो गई. सो गुड. सो एक तो ये. और दूसरा, द ऑर्गन्स which are not used become vestigial. मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल द लिम्ब्स
ऑफ स्नेक्स। इनके हिसाब से जो स्नेक्स हैं वो पहले उनके टांगें हुआ करती थी, तो एनवायरनमेंट से बचने के लिए वो क्या करते थे, मतलब कि जो भी उनको कोई शिकार के लिए उनके पीछे कोई प्रेडेटर पड़ता तो क्या करने थे उनको ना वो घुसना पड़ता था वो छोटे छोटे बिलों के अंदर और ज़मीन के अंदर जो छोटे छोटे गैप्स होते वहाँ पर। तो फिर उन्हें वो ऐसे रेंग कर ऐसे जाते थे, तो उन्होंने टांगों का इस्तेमाल छोड़ दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी टांगें ख़त्म हो गई। कैसा लगा फिर? सो दैट इज़ व्हाट ही वांटेड टू से। और दूसरा जो मेजर पॉइंट है उसका, दैट इज़ इनहेरिटेंस of acquired characteristics। मतलब कि जो करेक्टर आपने एक्वायर किया है, मतलब कि वो डोला जो बनाया हुआ ब्लैक स्मिथ ने, वो करेक्टर जो उसने एक्वायर किया मेहनत कर करके और वो उसका जो बच्चा पैदा होगा उसके अभी बाइसेप्स स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, वो स्ट्रांग वाला पैदा होगा। और ऐसा इस हिसाब से तो मैं अगर बॉडी बिल्डिंग करता हूँ सो मेरे बच्चे जो है वो बॉडी बिल्डर पैदा होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो द एक्वायर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स are passed over generations। हालांकि बहुत सादा सी बात है, बच्चे किससे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एग सेल और स्पर्म सेल, ठीक है, इंसानों में और बाकी हायर एनिमल्स के अंदर, ठीक है, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, तो मतलब कि वहाँ से बनता है। तो मैं अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ या अगर किसी ने वो गर्दन अपनी लंबी कर भी ली है किसी तरह लटक के या कैसे भी, तो वो तो मेरा सोमैटिक पार्ट है, तो ये तो मेरा सोमैटिक सेल्स हैं, तो सोमैटिक सेल थोड़ी वो आगे जाइगोट बनाते हैं। तो यही वो बात थी जिसकी वजह से बुरे तरीके से फ्लॉप हुई द थ्योरी ऑफ लेमार्क के जो सी यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, और दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये बुरे तरीके से बेचारे की फ्लॉप होगी क्योंकि लॉजिक समझ में नहीं आती। हाँ अच्छा, मुझे लगता है फिर शायद वो जो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक अक्सर वो एड्स आते हैं कि आप ये फ़लानी वाली वो डाइट बच्चों को दें और उनका कादा देखें 3 हफ्तों में वाज़े उसका जी वो देखें इफ़ेक्ट देखें। सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मैं हैरान होता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे झूठ बोला जा रहा है। तो जो हाइट है इट इज़ अ पॉलीजेनिक ट्रेट, पहली बात तो ये है, और दूसरे नंबर पर इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स। सबसे प्राइमरी चीज़ तो उसकी जीन्स हैं। तो मेरे ख्याल में शायद ये लेमार्क के आइडिया से बहुत इम्प्रेस हुए हैं कि आप लटक कर अपना कद बढ़ा सकते हैं, आप खुराक पी के अपना जो है वो कद बढ़ा सकते हैं, या वो बादर टपूसियाँ मार के उल्टे कर से तो आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट द वे एक्चुअली। हाँ, कुछ चेंजेस ज़रूर आती हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन वो अगली नस्लों में मुंतकिल नहीं होती, क्योंकि हमारी अगली नस्ल, हाँ, जो चेंज गैमेट सेल में आई है वो अगली नस्ल में मुंतकिल होगी। ये जो मैंने कैरेक्टर एक्वायर किया ये मुंतकिल नहीं होगा। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू लेमार्क।